ये साइको किलर इस लड़की को किडनैप करके इसको तेज धार चाकू से काटने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की न तो डरी हुई है और न ही रो रही है। ये देखकर किलर उससे भी बड़ी चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देख लड़की हंसने लगती है, जिससे किलर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो? जिस पर लड़की उस साइको किलर से कहती है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। तो मूवी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां इस कहानी का साइको किलर एक लड़की को लेटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करके वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जो अंधा है और वो एक दामिनी नाम की एक रेडियो जॉकी से एक तरफा प्यार करता है। गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि दामिनी कब, किस समय और कहां जाने वाली है और आगे क्या करेगी, और वो अपने दोस्त राज नायकम की मदद से दामिनी को फॉलो करता रहता है। गौतम एक शादी के दौरान दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को शुरुआत में रिजेक्ट कर देती है। लेकिन गौतम के काफी मनाने के बाद दामिनी उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहां मुझसे मिल गए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को स्वीकार कर लूंगी। रात के समय दामिनी एक स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम नहीं आता है और उसके बदले वो साइको किलर वहां आ जाता है, जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहां आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता जाता है, मगर दिमाग से शातिर साइको किलर बड़ी ही शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। खैर, गौतम को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेता है और जो हुआ वो बताते हुए कहता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वहीं वो साइको किलर दामिनी को एक जगह पर लाकर उसके हाथ पैर काटने को तैयार ही था कि तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर जाती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और ये तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है? तो दामिनी उससे कहती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये सब सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। रात होने पर ये साइको किलर बाहर जाकर एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करता है और बेहोश करके अपने यहाँ ले आता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दामिनी से कहता है कि जब गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सर काटकर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काटकर उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है। जल्दी ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुथ्थू कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है। बॉडी की बात सुनकर गौतम भी वहां पहुंच जाता है और स्मेल से वो समझ जाता है कि ये दामिनी नहीं है। इसके बाद गौतम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर कहती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़के को किडनैप करके ले गया है उसे मारकर ही छोड़ता है। फिर दामिनी के केस में ऐसा क्या हुआ? साइकेट्रिस्ट गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो। गौतम पुलिस कमिश्नर के पास उनसे मदद मांगने के लिए जाता है, जहां पर अकबर नाम का कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम फौरन उसके घर पहुंचता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कमला उसे यहाँ आने के लिए मना कर देती है। साथ ही वो उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों पैर खो दिए थे। इसके बाद से वो व्हीलचेयर के हवाले हो गई। गौतम उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुंचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की हेल्प करेगी और अब वो एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि सबसे पहले वो हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जो कि अभी सीआईडी के पास है, इसीलिए हमें वहां से सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी। इसी वजह से उसे मालूम था कि सबूत और केस की फाइलें कहाँ रखी हैं।
कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने ही वाला होता है तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी पुलिस ऑफिसर मुत्थू अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आता है। मुत्थू को थोड़ा शक होता है पर वहां कोई नहीं था। मुत्थू के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान कांस्टेबल अकबर था और उसने ही उसको मुत्थू से छुपा दिया था। अब अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी सबूतों की फोटोकॉपी करके उसे दे देता है। कमला जब केस को स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि अब तक कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई है। उनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट है और बाकी सभी लड़कियां अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल थी। इसी तरह जो लड़की किडनैप हुई वो दिन दहाड़े रोड से गायब हुई। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त रास्ते से उनकी बच्ची गायब हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह पर जाता है जहां इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन्स पर एक चीज कॉमन है जो कि एक डस्टबिन था, जिससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही होगी तो उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होगी और पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उसे पता चलता है कि हमारे बच्चे ने लक्ष्मी नाम की लड़की के हाथ में एक पप्पी को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पप्पी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पप्पी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी तभी वो किलर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे लाकर मुझे दे दो। और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी वो किसी तरह से उसको बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। अब अगले दिन किडनैपर ठीक इसी प्लानिंग से एक नई लड़के को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाता क्योंकि कल कमला और गौतम ने ट्विटर पर ट्वीट करके सबको बता दिया था कि जहां पर भी कुत्ता दिखे तो उससे दूर ही रहे। इसीलिए लड़की किलर के जाल में नहीं फंसी। ट्वीट का पता चलते ही तिलमिलाया हुआ किलर हैकर के पास जाकर इस पोस्ट को डिलीट करने को कहता है और काम होने के बाद वो इस हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो आज सुबह इससे बच गई थी। किलर उस लड़की को अपने यहाँ लाकर मार डालता है और उस लड़की का धड़ लाकर गौतम के घर के बाहर रखकर एक मैसेज छोड़ता है जिस पर लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे गौतम। गौतम को उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, जिसके बाद वो अपने दोस्त से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाने के लिए कहता है। गौतम का दोस्त ऐसा ही करता है और वो उसके सामने 2 पिग लाकर रख देता है। गौतम कमला को बताता है कि उसे इस लड़की की बॉडी के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की से सफेद पिग वाली गंध आ रही थी। अब ये लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर किसी भी पिग फार्म में कोई भी ऐसा मालिक दिखाई नहीं देता जो किलर के हुलिये के साथ मैच होता हो। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर मुत्थू को ये बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मुत्थू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मुत्थू ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से इस फार्म का मालिक वही किलर होता है जिसे ये अभी तक ढूंढ रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है और ये मुत्थू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम मुत्थू को एक कमरे में बंद देखते हैं जिसमें किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब किलर वहां पर नहीं होता तो दामिनी उसको होश में लाकर उसे यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन मुत्थू कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किलर यहाँ आकर मुत्थू को भी मार डालता है। इसी तरह पिग फार्मर्स की जांच करने पर गौतम और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक पिग फार्म में मौजूद होगा। नतीजे न मिलने पर बेचारा गौतम काफी दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहां आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि किलर की गाड़ी है, इसलिए वो जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा गौतम का दोस्त अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी का पीछा करने लगता है और इन सब के बीच किलर गौतम के दोस्त को भी मौत की घाट उतार देता है और उसके फोन से गौतम को फोन करके बताता है कि मैं दामिनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। गौतम को अगले दिन अपने दोस्त राज नायकम के बारे में पता चलता है। ये सुनकर गौतम बहुत दुखी होता है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गौतम को उसका सामान देते हुए उसे बताते हैं कि किलर उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ले गया है। ये सब होने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ से कहता है कि वो अब और किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने इतनी जल्दी हार मान ली थी तो तुमने क्यों निकाला मुझे अंधेरे से बाहर? क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद देने की? सब मेरी गलती थी।
जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं ये केस अकेले सॉल्व कर लेती। कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम कमला को लेकर उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहां कमला 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में कमला यहाँ आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए हुए बैठा था। कमला और गौतम दोनों फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कौन आदमी था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने मेरे यहाँ पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से आती है और वो तुरंत ही जाकर अपने दोस्त के सामान की जांच करता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किलर के दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। दरअसल ये सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ कर गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी की मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों में पूछताछ करता है और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार विक्रम नाम का एक आदमी है जिसके नाम एक होटल है और एक पिग फार्म भी है। किलर का पता लगाकर कमला और गौतम उसी पिग फार्म पर जाते हैं, मगर उन्हें वहां पता चलता है कि विक्रम अभी बाहर है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। अब अगले सीन में हम दामिनी को देखते हैं कि इस बंद कोठरी में दामिनी को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहाँ कैद है। दामिनी के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल विक्रम की टीचर थी। विक्रम एक अनाथालय में बड़ा हुआ। बचपन में रेचल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला विक्रम आज उससे ले रहा है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है और वो अपनी उंगलियों की मदद से मैप को याद कर लेता है। अब गौतम और कमला ठान लेते हैं कि ये दोनों जाकर दामिनी को वहां से छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है। विक्रम दामिनी को एक जगह लाकर कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर रेचल भी होती है। असल में विक्रम के साथ बचपन में जो घटना हुई थी उसको वो रिक्रिएट करता है। उसकी टीचर रेचल ने उसे बचपन में मास्टर बैट करने के लिए सजा दी थी और उसके बाद भी टीचर उसे रोज मारा करती थी। विक्रम अपनी टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस ड्रामे के बाद विक्रम अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। इस पर विक्रम उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत काम किया था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। गौतम और कमला भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। ये जानकर विक्रम जब गौतम को मारने ही वाला होता है तभी इलाके में पावर कट हो जाती है। असल में कमला की मां ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में विक्रम गौतम को ढूंढने लगता है। विक्रम गौतम से कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और विक्रम उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है, लेकिन गौतम भी बिजली का झटका देकर विक्रम को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। इसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर उसे आजाद करा देता है और ये जब दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब विक्रम जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। ये सब सुन दामिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब विक्रम चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेचल चाबी को उठाकर निकल लेती है, पर विक्रम उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर चाबी लेकर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक दामिनी, गौतम और कमला वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बैठा देती है। दामिनी से पूछने पर वो अपना बयान देती है कि मुझे उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वो कभी साइको किलर नहीं बन पाता। ये इंटरव्यू विक्रम भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने उसे प्यार की नजरों से देखा है और अपनी गलती और हार मानकर विक्रम एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।